नमस्कार दोस्तों आज मैथ की लगभग सभी प्रश्नावली के सूत्रों को हम रिवाइज करते हैं। दोस्तों ये एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि कई बार हम एग्जाम में सूत्र को भूल जाते हैं। सूत्र को भूलने की वजह से हम सवाल को हल नहीं कर पाते। तो दोस्तों एग्जाम से पहले सूत्रों को अवश्य रिवाइज करें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट कोष्टक में 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, जस्ट हम बता देते हैं हल्का कि ऐसे इसमें ये दो भुजा समान होती है। मान लेते समान वाली भुजा की लंबाई a है तो ये असमान भुजा इसकी लंबाई b है। तो इस टाइप से होता है। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा गुणा में 3, यानी कि समबाहु जो त्रिभुज हो जाता है उसमें ये सभी भुजाएं समान जाती हैं। और परिमाप का मतलब होता है इन सभी भुजाओं का योग। एक भुजा का पता है तो हम उसको 3 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है भुजा से यदि हम √3/2 का गुणा कर दे तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र भी है, वो ये है ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3, यानी कि भुजा पता हो तब भी हम डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और ऊंचाई पता हो तब भी हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वृत्त वाला। देखते हैं वृत्त की परिधि। देखो दोस्तों वृत्त ऐसा होता है और परिधि का मतलब होता है इसकी कुल लंबाई। ये कुल इसको हम परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि की लंबाई का सूत्र है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। r होती है ये जो पूरी लेंथ होती है इसे बोलते हैं व्यास, और ये r होती है यहाँ तक की भुजा को बोलते हैं r, यानी कि त्रिज्या। तो एक तो है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। दूसरा जो सूत्र है उसे भी आप नोट कर सकते हैं, यह है परिधि का होल स्क्वायर बटे 4π। तो इससे भी हम जैसे परिधि दे रखी हो तो डायरेक्ट उससे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में तो हमें क्या पहले r निकालेंगे परिधि से, फिर πr² लगाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट परिधि का होल स्क्वायर करके बटे में 4π करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है भुजा के गुणा में 4, यानी कि वर्ग ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। यदि एक भुजा की लंबाई x है तो चारों की कुल लंबाई क्या होगी 4x। परिमाप का मतलब होता है इस सभी भुजाओं का योग। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का स्क्वायर, और दूसरा सूत्र है वर्ग के क्षेत्रफल का 1/2 और कोष्टक में विकर्ण का स्क्वायर, यानी किसी भी इन दोनों में से किसी से भी हम वर्ग के क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं दोस्तों। और वर्ग इसमें एक चीज और छूट गई, वर्ग की विकर्ण। वर्ग की विकर्ण होती है वो भुजा के गुणा में भुजा इंटू √2 होती है वर्ग की विकर्ण। ठीक है, अगला देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। और देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनसे आप डायरेक्ट हल कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे फर्श पर कारपेट बिछाने का खर्चा ज्ञात करना हो किसी प्रश्न में तो आप डायरेक्ट इस सूत्र को लगा सकते हो। कारपेट का कुल मूल्य प्रति मीटर गुणा में फर्श का क्षेत्रफल बटे कारपेट की चौड़ाई। और यहाँ पर जैसे वर्गाकार में टाइलों की संख्या पूछता है, कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या किसी फर्श पर लगाने के लिए तो आप क्या करना, कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई बटे में कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का HCF का भाग दे देना दोस्तों। तो इससे टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इन सूत्रों को आप नोट कर सकते हो, चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो याद करने के लिए, जो भी आपको उचित लगे। अगला देखते हैं किसी आयताकार पार्क के चारों तरफ W ये चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसका सूत्र भी आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, याद रख सकते हो। 2 गुणा में ये रास्ते की चौड़ाई है W और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। यानी W का मतलब है ये जो रास्ते की चौड़ाई है वो यानी 2 मीटर 5 मीटर जो भी है। अगर रास्ता की चौड़ाई है
यानी कि जैसे 2 मीटर है तो उसे कोई भी मीटर हो सकती है, हमने W से यहाँ इंडिकेट किया है इसे। जब दो रास्ते प्रत्येक की चौड़ाई W हो, एक मैदान से गुजरते हो तथा एक दूसरे को काटते हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसको भी हम डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, W कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W। यानी कि ये जो रास्ता है ये क्या है, दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को। जब दो रास्ते प्रत्येक की चौड़ाई W हो, एक मैदान से गुजरते हो तथा एक दूसरे को काटते हो तो मैदान के कुल भाग का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, यहाँ पे तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और यदि दो रास्ते काट रहे हैं और मैदान के क्षेत्रफल का पूछा है प्रश्न में तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लंबाई माइनस ये जो रास्ते की चौड़ाई है वो वाली है W, और ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू, चौड़ाई माइनस जो रास्ते की चौड़ाई है वो। अगला देखते हैं, W चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल जो कि एक वर्ग के बाहर चारों तरफ बना गया है, दोस्तों वर्ग के बाहर है और रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा में वो जो रास्ते की चौड़ाई है वो वाली, और कोष्ठक के अंदर वर्ग की भुजा प्लस W, यानी कि ये जो रास्ते की चौड़ाई है, कोष्ठक बंद। और यदि वर्गाकार क्षेत्रफल वाले जो सवाल है उसमें यदि रास्ता अंदर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है और ये माइनस हो जाएगा, अंदर है यदि रास्ता। देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र में यदि रास्ता बाहर है तो ये चौड़ाई वाला जो ये W है 2W है, ये बाहर वाले में जुड़ता है और अंदर वाले में घटता है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। साधारण ब्याज के देखते हैं, साधारण ब्याज में देखो दोस्तों मुख्यतः 2 ही सूत्र हैं। पहला देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब देखो दोस्तों इसी सूत्र से हम 3-4 सूत्र और बना सकते हैं, जैसे हमें दर ज्ञात करनी हो तो दर ज्ञात करनी हो तो एक क्रॉस गुणा हो जाएंगे, ब्याज गुणा में तो 100 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो भी ज्ञात करना हो हमें इन तीनों में से जो भी ज्ञात करना हो, तो देखो जैसे हमें दर ज्ञात करनी हो तो दर ज्ञात करनी हो तो ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा बटे मूलधन इनटू समय हो जाएगा। इस टाइप से क्रॉस एक ही सूत्र को याद कर लो, इसी सूत्र से आप बाकी सूत्रों का पता लगा सकते हो। अब देखते हैं साधारण ब्याज से किस्त 4 वर्ष के लिए, भाई साधारण ब्याज की दर से अगर 4 वर्ष के लिए कोई किस्त पहुंची है प्रत्येक की तो हम क्या करेंगे, ऋण गुणा में 100 बटे, अब यहाँ कोष्ठक के अंदर है, देखो यहाँ पर देखो 100 प्लस 3 दर, यानी कि अगर जैसे 4 वर्ष के लिए है तो 3 तक गुणा करेंगे और 5 वर्ष तक के लिए है तो 4 से गुणा करेंगे, नहीं यानी कि एक साल कम। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे डायरेक्ट, अगले साल के लिए 100 प्लस दर कर देंगे दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए कर देंगे हम 100 प्लस 2 गुणा में दर, और चौथे साल के लिए कर देंगे 100 प्लस 3 गुणा में दर। यानी जैसे यहाँ दर होती है मान लो 5%, तो पहले साल के लिए 100 आ जाता, दूसरे के लिए 105, तीसरे के लिए ये 5 दूना 10 110, और चौथे के लिए आता 5 तिया 15, यानी कि जैसे यहाँ दर 5% होती है तो यहाँ होता है ये 115। इन सभी को जोड़ के ऊपर जो ऋण गुणा में 100 है उसमें भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों एक सूत्र से आप बाकी सूत्रों को ज्ञात करना सीख लो, ऐसे बराबर के इधर क्रॉस गुणा हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा में ये कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ब्याज ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से हमें मिश्र धन ज्ञात होता है, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, उसमें से हम क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा। अब देखो सवाल में जैसे दे रखा हो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे 10,000 कर देंगे तो हमारे पास मूलधन या जो भी पूछा है इनमें से वो ज्ञात हो जाएगा। अंतर बराबर में कर देंगे, अगर अंतर दे रखा है और मूलधन पूछा है, दर पूछा है तो दर को निकाल लेंगे। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, जो भी दे रखा है उसे ज्ञात कर लेंगे। क्रॉस गुणा तो आपको आता ही होगा, बराबर के इधर से जो भी ज्ञात करना हो उसे हम एक साइड रख देंगे। अब देखते हैं 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक किस्त पहुंची हो तो हम क्या करेंगे, ऋण बटे 100 बटे 100 प्लस आर प्लस 100 बटे 100 प्लस आर, और इन दोनों के ऊपर कोष्ठक लगाए उसकी घात 2, यदि 2 वर्ष की किस्त पहुंची हो तो।
यदि 3 वर्ष के लिए किस्त पूछी हो तो हम क्या करेंगे, एक और प्लस कर देंगे और उसमें घात 3 लगा देंगे। अगला देखते हैं औसत। औसत का सूत्र है दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और ये कई बार क्या है, चाल वाले सवालों में औसत चाल पूछ लेता है। यदि दूरी समान हो और आने जाने वाली हो या समान हो तो इसमें सूत्र लग जाता है 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स और y यहाँ क्या है, 2 4। अब देखते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में यदि विक्रय मूल्य से अधिक हो यानी कि लागत मूल्य से अधिक हो तो लाभ होगा। स्पष्ट है भाई, कोई चीज ज्यादा में बेची और कम में खरीदी है तो लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, लाभ गुणा में 100 बटे लागत मूल्य। देखो दोस्तों लाभ या हानि हमेशा लागत मूल्य पर ही निकलती है, यानी कि बटे में जो नीचे आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य या लागत मूल्य ही आएगा। यदि लागत मूल्य और जो है वो विक्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेची है तो हानि होगी। तो हानि याद करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हानि हुई है उस रुपए को गुणा 100 कर देंगे और बटे में लागत मूल्य कर देंगे। दोस्तों अब देखो यहाँ पर लाभ पर बेची जाती है, यदि एक वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा में। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रश्न में दे देता है कि 20% लाभ पर बेची गई है कोई वस्तु और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस 20 यानी कि 120 बटे में 100 तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यदि क्रय मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 120 कर देंगे यदि 20% लाभ है तो। अब देखो इस प्रश्नावली के सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 सूत्र हैं वो ये हैं। कई बार तो क्या है अंकित मूल्य पूछता है और कई बार पूछता है क्रय मूल्य। इसमें क्या करता है, छूट देने के बाद भी वो लाभ कमाता है। तो जैसे अंकित मूल्य पूछता है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट। और यदि क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ, ये सूत्र लगा देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में, इनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समय और काम में देखो दोस्तों एक ही में सूत्र है MDH, यानी कि जो भी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, दिन ले रहे हैं और घंटे ले रहे हैं, जितने भी एक साइड उधर कर देंगे जो ले रहे हैं, फिर दूसरी साइड जिनमें से जो ज्ञात करना है उसे लिख देंगे। यदि परिणाम एक या कार्य या 2 गुना है तो उसको नीचे 2 गुना लिख देंगे। पहले जो दे रखा है उसे लिखेंगे, अगली बार जिससे पूछा गया है उसे लिख देंगे दूसरी साइड। जो नहीं दे रखा है, जैसे दिनों की संख्या पूछा है तो डी को खाली छोड़ दो, जो दे रखा है उन्हें लिख दो। समय और दूरी में भी एक ही मुख्य सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। अब इसी से हम और सूत्र निकाल सकते हैं, 2 चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय, यानी कि बराबर के इधर चल जाएगा और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दोस्तों अगला देखते हैं नाव और धारा। नाव और धारा में देखो धारा के दिशा में नाव की चाल होती है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा के वेग, यानी कि कोई नदी बह रही है तो जिधर अगर नाव जा रही है तो उस नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल प्लस नदी का वेग यानी कि धारा का वेग। और विपरीत में जा रही है तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग, ये हो जाएगी। अब देखो शांत जल में यदि नाव की चाल पूछी गई है और हमें दे रखी है धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत में नाव की चाल, तो उन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देंगे। और यदि धारा के वेग पूछ रहा है तो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत में नाव की चाल, इन दोनों का अंतर देखेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों नावधारण यही थे। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि कई बार तो हमें क्या करते, पहली संख्या दे रखा होता है, कई बार दूसरी संख्या, तो जो भी दे रखी है जैसे इसी से हमने नीचे बताया कि बराबर के इधर कैसे ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो पहली संख्या पूछी गई है यानी कि दूसरी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, दूसरी बराबर के इधर है तो इस बटे में चल जाएगी, यानी कि दूसरी पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। उसी टाइप से यदि दूसरी संख्या पूछी है पहली दे रखी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। और यदि हमें एलसीएम दे रखा है एचसीएफ पूछा है तो देखो एलसीएम इधर चल जाएगा और एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एलसीएम।
उसी टाइप से एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एक और जो सूत्र है उसमें वो ये लगता है भिन्नों का एलसीएम। दोस्तों भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ जो भी हम निकालते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि भिन्न में हमेशा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलते हैं। जो पूछा गया है उसे हम अंश का निकालेंगे, यानी जैसे कोई भिन्न दे रखी है 2/3 2/3 तो ये ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो जब भिन्न दे रखी है हमें एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। और उसी टाइप से जैसे एचसीएफ पूछ रहा है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि जो पूछा है प्रश्न में उसको हम अंश का निकालेंगे और दूसरे का हर है उसका जो नहीं पूछा वो निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं आप दोनों को। अब देखते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात को आप ध्यान से देखा, इसमें एक कंफ्यूज रहता है। तो हम देखते हैं मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती जब ज्ञात करते हैं तो दो संख्या दी जाती है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती में। तो देखो दो ही संख्या दी होती है क्योंकि दोनों में, तो मध्य समानुपाती बराबर होता है प्रथम संख्या व दूसरी संख्या के गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि जो दो संख्या दी हुई है उनका गुणनफल कर लेंगे और उसका वर्गमूल जो निकलेगा वो मध्य समानुपाती होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दो संख्या दी होती है पहली तथा चौथी होती है। अब देखो इसमें और ये दूसरा वाला है तृतीय समानुपाती, इन दोनों में कंफ्यूज होता है। तो ये देखें तृतीय समानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या के वर्ग को पहली से विभाजित करने पर जो भागफल आता है वो तृतीय समानुपाती होता है। इसमें तो दोनों का गुणनफल करेंगे मध्य समानुपाती और वर्गमूल निकालेंगे। तृतीय समानुपाती के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे और उसमें पहली का भाग देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो दो संख्या दी गई होती है वो पहली तथा दूसरी होती है। चतुर्थ समानुपाती तो दोस्तों आसान है कि इसमें एक तीन संख्या दी होती है, पहली दूसरी तीसरी। तो देखो दोस्तों दूसरी से तीसरी का गुणा करते हैं और इस गुणनफल में पहली का भाग दे देते हैं, तो चतुर्थ समानुपाती अपने पास निकाल आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सरलीकरण वाले सूत्र। सरलीकरण वाले सूत्रों को आप ध्यान से देखो, इनमें क्या है कई बार भूल जाते हैं हम। तो हम देखते हैं पहले वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो माइनस है ये 2ab के लग जाएगा, प्लस वाले में सभी प्लस वाले रहेंगे। इसी टाइप से तीसरा देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी कोष्ठक के अंदर और a इंटू a माइनस बी। अब देखते हैं अगला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये 4 और 5 नंबर के ये सूत्र है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। क्या करते हैं कि इनसे रिलेटेड सवाल देते हैं अक्सर। तो ये देखो दोनों को 4 और 5 में क्या अंतर है, 4 और 5 में देखो ये प्लस वाले चिन्ह और माइनस वाले चिन्ह का अंतर है। यदि प्लस वाला चिन्ह है तो यहाँ पर ये बराबर में आ जाएगा 2 कोष्ठक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्ठक बंद, और यदि माइनस वाला चिन्ह है तो इसका मतलब है 4ab। दोस्तों इन समीकरण में a और b का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या। 6 नंबर पे देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b। एक इसी का मतलब आजकल ये इसका मतलब भी यही होता है। देखो ये भी इस्तेमाल लिया जाता है अक्सर, एसएससी में इसका इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 3ab को a प्लस b से गुणा करके खोल दिया है यहाँ पर इस सूत्र में, तो ये सेम ही है दोनों, बस इसको खोल देते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसी टाइप से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस b। इसी टाइप से इसे भी यहाँ पर खोल दिया है, तो जब खोलने के बाद ये सूत्र ये बन जाता है, ये 3ab को a माइनस b से गुणा कर दिया। अगला देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है। यहाँ पर देखो a प्लस बी कोष्ठक में और फिर कोष्ठक के अंदर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कोष्ठक में, इसमें देखें a माइनस बी कोष्ठक के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर देखो माइनस वाले ये भूले नहीं, इसके लिए हम बताते हैं कि देखो प्लस वाले में यहाँ पर क्या है, ये माइनस हुआ है ये वाला,
ठीक है, केवल ये माइनस है। और माइनस वाले में क्या है, ये पूरा प्लस का भाग है, केवल ये माइनस हुआ है। तो ये ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हो। अगला देखते हैं, ये अक्सर एसएससी में इस्तेमाल होता है सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, इस सूत्र के बराबर होता है कोष्ठक के अंदर a प्लस बी प्लस सी कोष्ठक बंद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी माइनस सी। और ये भी एसएससी में ही काम होता है अक्सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कोष्ठक के अंदर ये दो गुणा में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और ये देखो दोस्तों, ये भी एसएससी में होता है अक्सर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c, ये दिया हो दोनों में से कोई भी, तो a3 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। जब ये बराबर 0 होगा तो 3abc इधर ले जा सकते हैं हम, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हम बोल सकते हैं 3abc। तो दोस्तों अगला देखते हैं, घातांक करने वाले सूत्र। घातांक करनी हो, देखो एक ये जो नीचे जो होती है संख्या, इसे हम आधार बोलते हैं, ऊपर जो संख्या होती है उसे घात बोलते हैं, यानी कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर हो a प्लस a की घात n प्लस n है। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, जब ये आधार समान हो, आधार यानी जैसे इसमें भी a है और यहाँ पर भी a है और इनकी घात m और n दे रखे, तो हम घातों को लिख सकते हैं a की, यानी कि ये a की घात m प्लस n, यानी कि घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो और गुणनफल में हो। अगला देखते हैं, यदि जैसे यहाँ पर आधार अलग है, a की घात x है गुणा में b की घात x है गुणा में c की घात x है, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आधार अलग है और घात समान है। जब ऐसी स्थिति हो तो आधार को गुणा कर देते हैं और उन सभी घातों की जगह a की कॉमन लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम समझा देते हैं, जैसे 6 की घात 3 है ना, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3, क्योंकि 6 का ही टुकड़ा है ये 2 और 3, तो इसलिए ऐसा होता है। अगला देखते हैं, जैसे किसी आधार की घात माइनस हो, जैसे a की घात -5, तो उस आधार को हम नीचे लिख देते हैं, यानी कि a बटे 1 की घात, ये जब प्लस में करना हो तो हम 1 बटे में लिख देते हैं, तो इसकी ये जो घात है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो जैसे अगला देखते हैं हम, a की घात n, ये कोष्ठक बंद है और इसकी घात n है, जब कोष्ठक के बाहर है तो इसका मतलब ये गुणनफल होगी, घात गुणा हो जाएगी। अगला देखते हैं, यदि जैसे a की घात कोष्ठक के अंदर m है और ये इसकी भी घात 1 बटे n है, देखो दोस्तों एक्चुअली ये ऐसे है, a की घात m है और ये कोष्ठक के अंदर a की घात n है, हमने बताया ये गुणा में होंगे, जब m और 1 बटे n गुणा होंगे तो ये आ जाएगी a की घात m बटे n, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगी इसमें। अब छठा देखते हैं, जैसे a बटे b की घात m है, जैसे यहाँ पर a बटे b की घात m है, तो इसे हम अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात m बटे b की घात m, इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे a की घात x है और a की घात y है, यहाँ पर देखो दोनों में आधार समान है, जब आधार समान है तो इसका मतलब घात भी समान होगी, क्योंकि ये बराबर के इधर है, जैसे a की घात x बराबर a की घात y है, यहाँ पर दोनों समान है आधार और ये बराबर कर रखे हैं, तो इसका मतलब x बराबर y होंगे। उसी टाइप से जैसे यहाँ पर घात समान है, x की घात n है और y की घात n है और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब घात तो पहले से बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, तो दोस्तों x बराबर y हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, अब ये लगभग सभी प्रश्नावली के अपन ने सूत्र करवा दिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में देख लें, यदि कोई आपको वीडियो देखना है मैथ्स प्रश्नावली से संबंधित तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।